तो एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राम समाज एवं विकास, सॉरी इसका नाम ग्राम नहीं है, ग्राम में समाज एवं विकास। और हर वो राइटर, हर वो किताब जिसके ऊपर लिखा है ग्राम समाज एवं विकास, वो गलत लिखा है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपना। पिछले वाली क्लास में जो भी ग्राम समाज की इसकी पिछली क्लास हुई थी, उस क्लास में हम लोगों ने बातचीत की थी चकबंदी पे आके हम लोग की क्लास खत्म हुई थी कि तो आप सभी लोग मेरे ख्याल से जान चुके होंगे चकबंदी क्या होती है, जान चुके हैं। पूरी हिस्ट्री आप लोग को अब तक समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो को देखना चाहें तो आप देख लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बस मैं 1 मिनट में रिवाइज़ करूँगा बिना समय दिए हुए कि चकबंदी क्या होती है। हर बार की तरह चूंकि मैंने नई चीज़ स्टार्ट कर रखी है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। एक संस्थान है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग इट, कि टोडरमल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, टोडरमल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, या फिर बात किया जाए टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तत्काल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बिना इधर उधर सर्च किए। याद रखिएगा, यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमें हयात पढ़ी मैंने, 1000 चीज़ें हैं मुझे, आपने सभी लोगों ने सारी बुकें पढ़ रखी होंगी, मोस्ट ऑफ द पीपल के पास मेरे ख्याल से बुक्स जरूर होंगी। किसकी? लेखपाल वाली, खासतौर से ग्राम समाज की। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं बता दूं चकबंदी क्या है। चकबंदी एक प्रोसेस है। चकबंदी क्या है? एक प्रोसेस है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेशन। ये एक प्रोसेस है। अलग अलग गांव में बिखरी हुई जमीन को, आपकी जमीन 10 अलग अलग जगह, एक देश के, एक गांव के इस कोने, एक उस कोने, एक ऐसे ऐसे हर जगह बिखरी हो, तो सभी अलग अलग जगहों पे बिखरी हुई जमीनों को एक जगह, एक जमीन में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है? चकबंदी। इफ यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, then very shortly you can write down the redistribution of the fragmented lands into the single plot. The fragmented lands means your land has been distributed into random parts. There are randomly distributed land that you are having and you are just with the help of a person you are making a single plot. आप सबको इधर उधर एक्सचेंज करके अपनी एक जगह जमीन चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? चकबंदी, या इंग्लिश में कंसोलिडेशन। चकबंदी कब शुरू हुई? तो याद रखिए कुमारप्पा कमेटी ने 1949 में अपना इनको बिठाला गया था कि भैया रिपोर्ट दो, क्या कहते हो। इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई थी, तो पिछली बार मैं आपको बता चुका हूँ। कुमारप्पा कमेटी ने बोला कि ठीक है भैया, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, चकबंदी करने की ज़रूरत है। ये कहा उन्होंने, किसने? कुमारप्पा में। अब क्या हुआ 1953 में, देखिए एक सीक्वेंस हम लोग पढ़ते हैं ना तो कभी भूलता नहीं है। 1953 में क्या हुआ? चकबंदी एक्ट का वो हुआ, चकबंदी एक्ट बनाई गई, चकबंदी अधिनियम बनाया गया 1953 में। और 1954 में पहली बार यूपी के 2 जिले हैं, याद रखिए, एक है मुजफ्फरनगर और दूसरा है सुल्तानपुर। अब आपको ये हर बुक में दिखेगा, मैं बस आपको इसको एक सीक्वेंस में बताना चाह रहा हूँ ताकि आपसे कभी भूले ना। चकबंदी क्या है समझ में आ गया? हमें बिखरी हुई जमीनों को इकट्ठा करना है, वही चकबंदी है। एक जगह इकट्ठा करना, ऐसा नहीं कि बिखरी अलग अलग जगहों पे बिखरी जमीनों को एक जगह इकट्ठा करना है, दैट्स व्हाट चकबंदी। ठीक है, अब आ जाइए 1954 में 2 जिले थे, एक मुजफ्फरनगर, दूसरा सुल्तानपुर। ठीक है, भाई साहब ने रिकमेंड किया, पहली बार एक अधिनियम बनाया गया 1953 में। फिर 1954 में यूपी में शुरुआत हुई 2 जगहों से, एक तो मुजफ्फरनगर से, दूसरा सुल्तानपुर से। मुजफ्फरनगर में कैराना तहसील और सुल्तानपुर में मुसाफिर खाना तहसील, 2 तहसील। तहसील का मतलब क्या होता है जानते हैं? तहसील पहले के ज़माने में अकबर के टाइम पे बोलते थे। भैया ये अरेबिक वर्ड है, याद रखिएगा, तहसील इज़ ए अरेबिक वर्ड, हर बुक में लिखा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानते रहिए। ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका कि नाम होता है क्या? जिसका कि दूसरी भाषा में बोलें तो ताल्लुका। इसका मतलब क्या होता है? तहसील। तहसील का मतलब क्या? रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू का कलेक्शन, राजस्व का संग्रहण, उसको बोलते हैं तहसील। और तहसीलदार कौन होगा? ऐसा बंदा जो कि उस पोस्ट पर बैठा होगा, जो कि राजस्व का संग्रहण कर रहा होगा, उसको बोलते हैं तहसीलदार। ठीक है, तो 2 तहसीलों से स्टार्ट हुआ, कैराना तहसील से और मुसाफिर खाना तहसील सुल्तानपुर में। इन 2 जगहों से शुरुआत हुई चकबंदी की। अब चकबंदी एकदम माइंड क्लियर है ना आपका? प्लीज़ बताइएगा, चकबंदी जैसी कोई भी समस्या माइंड में नहीं आनी चाहिए। मेरा मेन मोटिव यही है, आपको ये बताना कि भैया जो काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में हर चीज़ आगे पीछे जानते रहिए। किताबों में एक लाइन से सब कुछ दे रखा है, मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपका माइंड एकदम मेकअप बना रहे। ठीक है, अब आ जाइए 1954 के बाद 1958 में जब इन दोनों तहसीलों में सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड हो गया। सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड का मतलब होता है अच्छे तरीके से चकबंदी कर दी गई।
ठीक है, चकबंदी करी जाएगी कि नहीं करी जाएगी? हाँ, तो बस वही कर दी गई। तो भैया 1958 में पूरे के पूरे यूपी में क्या चालू हो गया? चकबंदी करनी शुरू कर दी गई। क्या करनी शुरू कर दी गई? चकबंदी। तो अब ये है पूरी की पूरी प्रोसेस। 1958 से पूरी की पूरी चकबंदी की प्रक्रिया पूरे यूपी में शुरू की गई। और याद रखिए, आज के टाइम पे यूपी के हर जगह में एक बार चकबंदी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं चकबंदी कैसे होती है, चकबंदी के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है ना, चकबंदी के प्रकार। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, चकबंदी के प्रकार पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भैया 2 टाइप के लेखपाल होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में अंतर बताऊंगा। तो आ जाइए चकबंदी के प्रकार। अब आ जाइए, देखिए चकबंदी आपने समझ ली, अब आप समझिए चकबंदी के प्रकार। चकबंदी के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब ये प्योरली बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं हर चीज़ को समझाते ही इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। 2 टाइप की चकबंदी या कंसोलिडेशन होता है। नंबर 1 होता है ऑप्शनल या ऐच्छिक चकबंदी। ऑप्शनल चकबंदी मतलब कोई भी चीज़ ऑप्शनल क्या है, जैसे पीसीएस है तो पीसीएस के मेंस में जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है, आप चाहे कोई भी इच्छा ले सकते हैं। तो क्या हुआ पहले के ज़माने में, पहले क्या होता था गांव वाले में, जब शुरू की गई होगी तो हमें करना क्या है, चकबंदी का मतलब हम जाएंगे आपके पास, आपसे पूछेंगे भैया आपकी ज़मीन बिखरी पड़ी है। मान लिया मैं ही हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं आता हूँ कि मेन जो गांव का तहसीलदार या लेखपाल है उसके पास में जाता हूँ कि भैया मेरी ज़मीन बिखरी पड़ी है यार, इसको क्या कर दीजिए, इसका वो कर दीजिए, कंसोलिडेशन कर दीजिए। तो भैया लेखपाल क्या करेगा, आएगा, अलग अलग, इसको बोलते हैं क्या, ऐच्छिक। मैं खुद गया, किसान खुद चाहता है कि मेरी अलग अलग बिखरी ज़मीन को क्या कर दिया जाए, इकट्ठा एक जगह कर दिया जाए। इसके फायदे भी बहुत है, अभी मैं आपको बताता हूँ यार, इसके इतने फायदे हैं जान लीजिए। जिस भाई आपकी ज़मीन बिखरी पड़ी है, पता नहीं कौन चरखा रहा है, आपको पता ही नहीं है, आप एक जगह है तो आप उसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं। अभी मैं इसके बाद उसको भी बताऊंगा, फायदे नुकसान के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल देखिए 2 टाइप की चकबंदी होती है। 1 इज दी ऑप्शनल या ऐच्छिक चकबंदी। आप किसान की इच्छा पे डिपेंड करता है, किसान का मन है भैया हमें चकबंदी करानी, उसने बुलाया करवा लिया। ठीक है। दूसरा होता है कंपल्सरी। ये क्या होता है, चकबंदी करनी एक बहुत अच्छी चीज़ है, चकबंदी जरूर करवाना चाहिए। चकबंदी का मतलब आपके खेत बिखरे ना रहे, अपने खेतों को एक जगह समेट लीजिए, उसको बोलते हैं चकबंदी। तो भैया वो अच्छी चीज़ है। अब आप खुद से कर ली तो ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तो पार्शियल कंपल्शन। पार्शियल कंपल्शन का मतलब होता है आंशिक अनिवार्यता। आंशिक अनिवार्यता, आंशिक अनिवार्यता क्या होता है, किसी गांव में मान लीजिए 100 किसान है, ठीक है, 100 किसान की पूरी फैमिली है, और उनमें से ऐसे किसान भी हैं जिनके पास गांव की 75% ज़मीनी है। याद रखिए, किसी भी गांव में वो सारे किसान जिनके पास 75% ज़मीन है, अगर वो तैयार हो जाएं कि भैया हमें क्या करानी है, चकबंदी करानी है। चकबंदी का मतलब हमें अपने बिखरे हुए खेतों को एक जगह कराना है, तो बचे हुए 25% भूमि वाले जितने भी लोग हैं वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। उसको बोलते हैं क्या, आंशिक चकबंदी। अगर 75% जमीन वाले लोग रेडी हो जाए कि भैया यहाँ चकबंदी होनी है, तो उस गांव में चकबंदी होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल कंपल्शन। सेकंड वन इज द कंप्लीट कंपल्शन। कंप्लीट कंपल्शन का मतलब भैया किसान कुछ नहीं कर सकता, नो कंसेंट ऑफ पीजेंट। मैं आपसे पूछ भी नहीं, मैं गवर्नमेंट का आदमी हूँ, मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं, आपको करवानी मैंडेटरी है, चाहे आप मुंह बना के करें, चाहे रो के करें, चाहे जैसे करें। ठीक है ना। तो 2 टाइप का होता है, एक ऑप्शनल और दूसरा होता है कंपल्सरी। इसमें लोग इज्जत से मानते नहीं। इसमें एक दिक्कत क्या होती है पता है, लोग बड़े बदमाश होते हैं, पिटाई कर देते हैं लेखपाल की, यहाँ पे होता था। तो फिर ये सब बनाया गया कि भैया चलो पार्शियल कर देते हैं, फिर ये हुआ उसमें भी पिटाई हो जा रही है, जैसे बताए भैया कंप्लीट कंपल्शन कर देते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कंपल्शन की गई। ठीक है, तो ये होता है टाइप्स ऑफ चकबंदी। याद रखिए चकबंदी ये होता है। अब मैं डायरेक्टली आता हूँ अपने काम पे। बस एक बार और बता दूँ चकबंदी के नुकसान क्या हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि लेखपालों के बारे में। चलिए अब हम लोग जल्दी से बिना समय गंवाए पढ़ते हैं कि यार देखिए चकबंदी के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। फायदे मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहला फायदा क्या है, देखिए मान लीजिए एक ये आपका गांव है, ठीक है, जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए फायदे, चकबंदी का मतलब आपकी बिखरी हुई जमीन, मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका नाम है राम, आपका नाम है क्या, राम। आपकी एक ज़मीन यहाँ पे है, ये आपका गांव है, एक ज़मीन आपकी यहाँ पे है, एक ज़मीन यहाँ पे है, एक ज़मीन आपकी यहाँ पे है, एक ज़मीन यहाँ पे है, एक ज़मीन यहाँ पे है। अब बताइए इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, पहले आप समझ लीजिए।
इसके फ़ायदे ये हैं, चकबंदी अगर करवा दी जाए तो चकबंदी होने पे क्या होगा, ये जो आपकी 5 जगह ज़मीन है, इन जगहों की ज़मीनों को हटाएंगे, मान लीजिए एक और यहाँ पे हैं, इन सबको हटाएंगे और हटाने के बाद आपको एक सिंगल, मान लीजिए यहाँ पे एक ज़मीन दे दी गई, ये आपको ज़मीन मिल गई। आपकी बिखरी हुई ज़मीनें क्या थी, 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग जगह ज़मीनें आपकी बिखरी थी। इन पांचों को हटाया और आपको एक जगह सेंट्रल पोजीशन पे या आपके जहाँ पे इस जगह पे आपको एक ज़मीन सिंगल मिल गई। अब इसका आपका ये बताइए, ये क्या हो गया, रीऑर्गेनाइज हो गया। इसका मतलब इसका फ़ायदा क्या है ये बताइए। सबसे पहला फ़ायदा आपको दिख रहा है कि भैया अगर सबसे पहला फ़ायदा, अगर आपको सिंचाई करनी है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ 5 अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा पैसा सिंचाई में लगेगा कि एक जगह पे ही आपकी सिंचाई हो जाए, एक जगह पे ही आपकी सिंचाई हो जाए। तो कंसोलिडेशन क्या होता है, 5 अलग जगह ज़मीनों, बिखरी हुई ज़मीनों को छोड़िए, एक जगह पे आ जाइए, तो ये चकबंदी है। पहला फ़ायदा आपकी सिंचाई का फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, आप अलग अलग 5 जगहों पे ये बताइए, क्या अपनी ज़मीनों की सेफ्टी की आप गारंटी दे सकते हैं कि 5 जगहों पे आपने फसल उगाई, बजरी उगाई, आए गए और लीलगाह चर गए, लीलगाह आते हैं ना, नीलगाय या लीलगाह हम लोग के गांव में बोलते हैं, वो आते हैं, वो चर गए। 5 के 5 ज़मीन आप देख ही नहीं पाएंगे, एक बार में कहाँ कहाँ जाएंगे। और अगर आपके पास एक ज़मीन है, तब से उसको बाढ़ से घेर घार के बराबर कर लीजिए। दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा, पानी आपको देना हो तो आप यहाँ अलग दीजिए, यहाँ अलग दीजिए, यहाँ 5 अलग अलग जगह देने पे पानी में ज़्यादा खर्चा आएगा कि एक जगह देने पे। एक जगह देंगे तो फट से कर लेंगे। आपकी मूवमेंट बहुत कम हो जाएगी अगर आप अपने बिखरी हुई ज़मीनों को, फ्रैगमेंटेड लैंड्स को एक प्लॉट में कन्वर्ट कर देते हैं या चकबंदी कर देते हैं। तो इसका मतलब बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान भी उतने हैं। क्या नुकसान है ये बताइए। मान लीजिए अब यही ज़मीन थी, अब हम लोग आ रहे हैं इसके बेनिफिट पे, हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नुकसान पढ़ेंगे। देखिए पहला नुकसान क्या है, 4 5। सबसे पहला है नुकसान, लैक ऑफ रिकॉर्ड। आपको पता होगा जब भी चकबंदी की जाती है तो पुराने रिकॉर्ड को उठाया जाता है, पुराने रिकॉर्ड को उठाया जाता है। अब भैया यहाँ गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ पता ही नहीं, जैसे भी मेरे गांव में चकबंदी नहीं की जा सकती क्योंकि हमारा रिकॉर्ड ही गायब है। तो भैया पुराने रिकॉर्ड ही नहीं है, पुराने रिकॉर्ड का मतलब मेरी ज़मीन एग्जैक्टली कई लाठा आगे कितने लाठा पीछे जा रही है पता ही नहीं है। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो चकबंदी कैसे होगी। पुरानी जो पैमाइश की गई है, पुराने बंदोबस्त को पहले उठाया जाता है। उस पुराने बंदोबस्त का मतलब पहले क्या व्यवस्था थी उसको देखा जाता है, उस आधार पर दोबारा फिर हम लोग को पैमाइश की जाती है कि कहाँ कितनी ज़मीन बिखरी है। लेकिन जब कुछ पता ही नहीं है, आपके पास लैंड के रिकॉर्ड नहीं है, तो वो सबसे पहली समस्या आती है। आज भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, मेरा गांव है लाक्षागिरी, यहाँ पे आज भी समस्या है, यहाँ पे अब तक नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं है। दूसरा आ जाइए, लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ। अगर आपके पास एक जानकार स्टाफ है, देखिए ट्रेंड स्टाफ का मतलब यार काम करना है पूरा का पूरा गणित का। अब कोई ऐसा आदमी इसके पास गणित का ज्ञान ही ना हो, वो पहुंच जाए तो गधा पहुंच जाए तो क्या होगा बताइए। जिसको लाठा में, गट्टा में, जरीबी में, चेन में, जंजीर में फ़र्क है नहीं पता, वो कैसे जान पाएगा। तो बहुत कम लोग, ट्रेंड वर्कर्स की बहुत कमी रहती है। भैया एक लेखपाल को पता है ना, अभी ये बताइए सिर्फ लेखपाल को पता होता है जंजीर क्या होती है। मेरी बात का विश्वास करिए, सिर्फ लेखपाल को पता होता है जंजीर क्या होती है, एसडीएम को शायद नहीं। अगर मैं यही पीसीएस की तैयारी कर रहा होता तो मुझे कभी नहीं पता होता कि जंजीर क्या होती है। विश्वास करिए मुझे नहीं पता होता जंजीर क्या होती है, गट्टा क्या होता है, साला इतना अंगुल क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं भाई, हर आदमी नहीं जान सकता। तो ये दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है। बड़े बड़े लोग नहीं जानते। डीएम को नहीं पता होगा भैया, डीएम को क्या गिरह, अंगुल, बित्ता, लाठा, गट्टा, जंजीर, ये सब थोड़े ना पता होता है, ये सब लेखपाल का काम है। तो लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ, सिर्फ एक लेखपाल के दम पे आप चल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तीसरी चीज़ एक्सपेंडिचर। क्या होता है जब कहीं पे भी हम लोग पैमाइश करते हैं, जब कहीं पे भी चकबंदी की जाए, बिखरी हुई ज़मीनों को इकट्ठा कर दे तो खर्चा आता है ना। फिर थोड़ा ना, कई जगह, कई राज्य ऐसे भी हैं भारत में, कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ इसका पैसा लिया जाता है। हम आपकी चकबंदी करेंगे उस पर खर्चा आएगा। दैट्स वाई ये एक बड़ी समस्या है। अगली समस्या जो आपकी है, पहले मैं इसको देख लूँ। अपोजिशन बाय दी फार्मर्स। होता क्या है, मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा ज़मींदार हूँ, मेरी ज़मीन 5 जगह बिखरी है, आप और एक बंदा है, मान लिया ये देखिए ये मेरी ज़मीन है,
ठीक है, आपकी ज़मीन इन 5 जगहों पे पड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 जगहों पे आपकी ज़मीन बिखरी है, आप चाहते हैं ये ज़मीन, तो लेखपाल मुझसे आएगा, भैया समझौता करने ही तो आएगा ना, भैया आप अपनी ज़मीन छोड़ दीजिए, इसको दे दें, ये मेरी पैतृक ज़मीन है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लेखपाल को मारूंगा कि भैया मैं लेखपाल से कहूँगा भैया मैं नहीं दूंगा, लेखपाल फिर मुझे समझाएगा, फिर लेखपाल को मैं मार दूंगा। इसलिए अधिकतर लेखपालों की पिटाई भी हो जाती है, और बहुत बुरी पिटाई भी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अधिकतर लेखपाल पिटते भी हैं। ठीक, हर चीज़ के लिए देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ख़राब जॉब है, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। क्यों पिटते हैं, देखिए ये मान ली, मैं आपको बता देता हूँ, 5 अलग अलग, मान लीजिए मेरी 5 ज़मीनें बिखरी हुई, जल्दी समझ लीजिए 1 मिनट में, 5 ज़मीनें मेरी बिखरी हुई हैं। आप, यस आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आप हैं इस ज़मीन, ये ज़मीन अभी आपके पास है, इधर बिखरी हुई ज़मीनें आपके पास हैं, आप ज़मींदार हैं, पैसे वाले हैं। अब लेखपाल आएगा ज़मींदार के पास, भैया इनकी 5 ज़मीनें बिखरी पड़ी हैं, इनको मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, इकट्ठा एक जगह दे दे रहा हूँ, आप इधर ले लीजिए, आपकी इधर ज़्यादा, आपकी भी है इधर, तो भैया एक्सचेंज करने की बात कर रहा है या इस टाइप की बात कर रहा है। तो ज़मींदार समझता है भैया ये हमारी पुरखों की ज़मीन हम कैसे दे दें, तो वो क्या करता है, पिटाई करता है। किसकी करता है, लेखपाल की करता है। ठीक है, तो ये समस्या आती है। मीन्स अपोजिशन बाई द फार्मर, फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, द फार्मर्स, those farmers who are rich, they really don't want to give their land to the other one। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, करप्शन। ये क्या है, करप्शन, यही वो चीज़ है, विश्वास करिए 2000 ग्रेड पे है लेखपाल का। आप लेखपाल ज्वाइन कर रहे हैं इस वजह से, आपका दिल भी जानता है। मैं लेखपाल नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ इस वजह से, मेरा दिल जानता है। ठीक है, 2 वजह है, याद रखिएगा, यही है करप्शन। एक होता, देखिए अब ये एक ऐसी समस्या है भारत में, इसकी समस्या का कोई हल नहीं है। आप कितना भी कर लीजिए, मोदी बेचारे कितना भी मर जाएं, योगी बेचारे कितना भी खून फेंक दें, इस चीज़ का समस्या का हल है ही नहीं। यू वांट टू बी द लेखपाल ओनली फॉर दिस वन। आपको भी पता है, जब आप जाओगे यार भाई 4 जगह की ज़मीन को इकट्ठा करने में क्या मिलेगा, कुत्ता काटा है, क्या मिलेगा। कोई भी पास आप जाओगे तो क्या होगा, 500 रुपये से 2000 रुपये आपको मिलेंगे। आपका दिल भी जानता है। आप ये नौकरी इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज आप चाहते हैं कि जब आप एक ज़मीन की पैमाइश के लिए जाएं तो भले मार खाएं, भले कुछ भी हो, लेकिन फिर ज़मीन पे आपको कितना मिलेगा, 1000 से 2000 आराम से मिल जाएगा। तगड़ी ज़मीन हो, ठीक ठाक 5000 रुपये तक ले आते हैं। एक लेखपाल की सैलरी 30,000 है, लेकिन लेखपाल कभी उस सैलरी को छूता नहीं है। 40,000 रुपये इधर उधर की कमाई से करता है। इधर उधर की कमाई क्या, यही कमाई है, चूसते हैं लोगों को, भैया 2 नंबर की कमाई है, बाकी का इज्जत की कमाई थोड़े ना है। तो ये करप्शन, ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद द कंसोलिडेशन, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से आप लोग लेखपाल ज्वाइन करना चाहते हैं। आप में से मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब, लेकिन सच यही है। 30,000 में, 25,000 में किसी का घर नहीं चलता। ठीक है, आज के टाइम पे अगर चल रहा है, देखिए आप में से 100 में से 20 लोग सही होंगे, लेकिन आजकल के टाइम पे 80% लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे पास अगर एक नौकरी ना होती तो मैं ज़रूर इस बारे में सोचता। भाई मैं कोई भगवान, भाई मैं कोई आइडियल आदमी थोड़ा ना हूँ, हर आदमी यही सोचता है, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, तो ये है फ़ायदे और नुकसान चकबंदी के। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूं मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, सबसे मेन राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है। देखिए बुकों में पूरी 10-10 पेज का लाइन दे रखा है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तब पूछा जाता था जब इंटरव्यू होता था। अब इंटरव्यू खत्म हो गया, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए। बस उतना ही मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंस बिटवीन राजस्व लेखपाल एंड चकबंदी लेखपाल। जैसे ही हम लोग ये पढ़ लेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि क्या अलग अलग काम है, तो आपका माइंड खुल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि काम क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे जैसे ही ये खत्म होगा, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राम में स्वास्थ्य। थैंक यू सो मच।